हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्लस वन क्लास के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर का ए पार्ट शुरू कर रखा है। फर्स्ट चैप्टर का ए पार्ट जिसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मैंने अभी तक आप लोगों को जो समझाया था टॉपिक, दैट वाज नीड फॉर मेजरमेंट। हम नीड फॉर मेजरमेंट कर चुके हैं कि भाई फिजिक्स में हम मेजरमेंट क्यों करते हैं, फिजिक्स में मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमने ये वाला टॉपिक कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको टॉपिक बताया था फिजिकल क्वांटिटीज। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था। हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है, दिस इज मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल के बेसिस पे मैं आपको समझा पाऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहली बात, इसके लिए हम एक नेचुरल फिनोमिना ले लेते हैं। नेचुरल फिनोमिना क्या कि अगर कोई पेड़ है, ये लीजिए हमने कोई पेड़ बना लिया, इस पेड़ से हमने कोई फ्रूट नीचे गिराया, तो इस पेड़ से यहां पर एक फ्रूट नीचे गिरा है, ये रहा, ये एक फ्रूट इस पेड़ से नीचे गिरा। लीजिए ये इस पेड़ से फ्रूट टूट के नीचे गिर गया है इस तरीके से। यहां से ये फ्रूट नीचे गिरा और यहां पर आकर के फ्रूट गिर गया है। अब आपके दिमाग में यहां से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ये फ्रूट नीचे क्यों गिरा। पहला क्वेश्चन ये बना कि ये फ्रूट नीचे क्यों गिरा, तो उसका आंसर आपने दे दिया कि फ्रूट नीचे क्यों गिरा, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये फ्रूट हमारा नीचे गिरता है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर आता है। उस क्वेश्चन में ये हमें कहता है कि अगर हम ये पता लगाएं कि फ्रूट ने नीचे आने में कितना टाइम लिया, तो एक बात तो हमें ये पता लगानी है, फ्रूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें एक बात ये यहां से पता लगानी है। दिस इज फ्रूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक बात पता लगानी है। दूसरी बात, हमारे पास यहां पर फ्रूट का मास हमें चाहिए कि फ्रूट का मास कितना है, ये वाली चीज हमें पता लगानी है। अब ये सभी की सभी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटी ही हमें मेजर करनी होती है। अब आप ये बताइए, हमारा टॉपिक भी तो यही है कि फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लेता हूं, मैं आपको कहूं कि ये जो फ्रूट आया है, ये फ्रूट नीचे 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो यहां पर जो लेंथ मेरे पास आई है, या यूं कह लीजिए कि जो डिस्टेंस मेरे पास आया है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। अब उसमें ये क्या है, ये तो मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, तो ठीक है, इसको तो मैंने लिखा दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। चलिए ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इसको मैंने यहां पर लिख दिया। ये फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, दिस इज 10 मीटर। ये फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास 10 मीटर है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनी है। इसमें एक तो आती है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी आती है यहां पर ये यूनिट। इसको हम यूनिट बोलते हैं। ये जो मीटर है ना, ये मीटर इस लेंथ की यूनिट है। तो ठीक है, यहां पर हमने कहा कि ये तो है यूनिट और ये जो 10 है, दिस 10 इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 10 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब आप ये समझ सकते हैं क्या, आपको ये पता लग गया कि अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर के बनी है। पहला है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा है यूनिट। अब आप एक बात बताओ, ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है और इस लेंथ में ये लेंथ की यूनिट हमारे पास दे रखी है, तो इस हिसाब से चले तो लेंथ ये रही और ये 10 और ये मीटर। यानी कि अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे पास लेंथ दे रखी है, इस फिजिकल क्वांटिटी में यानी कि इस लेंथ में जो 1 मीटर, क्योंकि ये यूनिट है, ये यूनिट इतने बार, कितने बार, यानी कि 10 बार रिपीट हुई है।
इस लेंथ की यूनिट 10 टाइम्स रिपीट हुई है। तो इसका मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का एक सीधा सा तरीका है। फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने का मतलब है ये पता लगाना कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट कितने टाइम रिपीट हुई है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट का मतलब होता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को करने का मतलब होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। जितनी बार वो रिपीट होती है, ज्यादा बार रिपीट होगी तो उस हिसाब से, कम बार रिपीट होगी तो उस हिसाब से हमारी फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना हो तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में हमें ये पता लगाना होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उस फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो कितनी बार रिपीट होती है। आप एक बात देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है। इस लेंथ में यहां से यहां तक जो पेड़ से ये फ्रूट गिरा है, इस पेड़ से फ्रूट गिरने में जो पेड़ से फ्रूट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस 10 मीटर है। यानी कि इस डिस्टेंस में 1 मीटर 10 टाइम रिपीट हुआ है। यानी कि 1 मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है। यानी कि जो 1 मीटर है वो 10 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब हमने क्या कंफर्म किया? हमने तो सिर्फ पहले एक बात का पता लगाया कि इस फिजिकल क्वांटिटी में इसकी ये जो यूनिट है ये कितनी बार रिपीट हुई है। दूसरी बात, अगर मुझे पता लगता कि यहां पर इस फ्रूट का मास 5 किलोग्राम है, तो एक बात बताओ, अगर फ्रूट का मास 5 किलोग्राम है तो आप ऐसे बोलते कि ठीक है सर, फ्रूट का मास यहां पर 5 किलोग्राम है। तो एक बात देखिए यहां से ध्यान से कि इस मास में, ये मास भी फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी में ये है इस मास की यूनिट और ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या कहोगे कि इस मास में 1 किलोग्राम जो है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है। 1 किलोग्राम जो है दैट हैज बीन रिपीटेड इनटू 5 टाइम्स। 5 बार 1 किलोग्राम रिपीट हुआ है। यानी कि हमें ये पता लगाया है हमने कि इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए उसकी यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। आगे चलिए, यहां पर यूनिट 5 टाइम रिपीट हुई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहां से लेकर यहां तक का टाइम, मान लीजिए मेरे पास वो टाइम 5 सेकंड है, तो आप क्या कहोगे कि यहां पर जो टाइम आया है दैट टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। यू कैन आल्सो से दैट, क्या ये कह सकते हो आप कि यहां पर टाइम 5 सेकंड है, तो सीधे तौर पे आप ये कह सकते हो ये जो टाइम है ये फिजिकल क्वांटिटी है और यहां पर ये टाइम की यूनिट है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो एक बात बताइए, आप यहां से कह सकते हो कि ये तो टाइम की यूनिट है और ये यूनिट इस टाइम में कितनी बार रिपीट हुई है? 5 टाइम रिपीट हुई है। सो सीधा सा तरीका ये है, हमें ये पता लगाना होता है जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हुए हमें ये पता लगाना होता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट कितने बार रिपीट हुई है। ये हमारा प्रोसीजर होता है, ये हमारा काम होता है। चलिए, मैं अब जो मैंने बातें बताई है उसको अगर एक सिंगल लाइन में बताऊं तो सिंगल लाइन में यही बनता है कि मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स इट्स यूनिट इज रिपीटेड इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। कहता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में हमें यह पता लगता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर उसकी यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यहां पर एक क्वेश्चन एक बात बार बार आ रही है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में यह पता लगता है कि उस फिजिकल क्वांटिटी में उसकी यूनिट कितनी बार रिपीट हुई है। ये यूनिट क्या चीज होती है? जैसे हम लेंथ की यूनिट देके हमने मीटर ले ली, हम लोग यहां पर मास की यूनिट देके हमने किलोग्राम ले ली, हमने टाइम की यूनिट देखी हमने सेकंड ले ली, 5 सेकंड। क्या और भी यूनिट हो सकती है? हाँ, और भी यूनिट हो सकती है, हम उस पर आते हैं। देखिए जरा पहले आप इस चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, मैं आपके पास इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ठीक है, ये तो हमने पता लगा लिया कि मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर मेरे पास लेंथ है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक लेंथ ले ली और वो लेंथ यहां पर
20 मीटर की लेंथ है। ये लीजिए लेंथ 20 मीटर की है। ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है, दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी में ये उस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। अगर मैं चाहूं तो मेरे पास ये लेंथ ही है, ठीक है, मैं चाहूं तो इस लेंथ को यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं 20 इंटू ये मेरे पास मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। अगर मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दिस इज 100 सेंटीमीटर, तो मेरे पास ये हो गया 2000 सेंटीमीटर टोटल मेरे पास आ गया। अगर मैं चाहूं तो इसी लेंथ को मैं एक चीज में और कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पर क्या, ये मेरे पास यहां पर अब 2000 सेंटीमीटर है, मैं इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उस हिसाब से इंटू 10 किया और सेंटीमीटर की जगह मैंने मिलीमीटर लिखा, तो मेरे पास यहां पर आ गया दिस इज 20,000 मिलीमीटर, ये मेरे पास आ जाता है। अब आप एक बात देखिए, ये फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ यहां पर भी है, यही लेंथ की वैल्यू यहां पर 20 मीटर है, लेंथ की वैल्यू यहां पर 2000 सेंटीमीटर है, लेंथ की वैल्यू यहां पर 20,000 मिलीमीटर है। अब आप एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखें न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी है तो यूनिट बड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट इन तीनों में सबसे बड़ी यूनिट मीटर है, उससे छोटी सेंटीमीटर है और सबसे छोटी मिलीमीटर है। तो आप देख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो यूनिट बड़ी है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हुई है देख लीजिए तो यूनिट छोटी हुई है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और बड़ी हुई है तो यूनिट और छोटी हुई है। अब मैं इस बात को एक सिंपल तरीके से बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि मेरे पास यहां पर मुझे फिजिकल क्वांटिटी देखनी है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी मुझे देखनी है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकंड इज यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर के बनती है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो यूनिट छोटी है, और न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी है तो यूनिट बड़ी है। यहां से आप सिंपल एक बात भी तो कह सकते हैं, क्या, दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। आप ये कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो न्यूमेरिकल से क्या है, छोटी। डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो यूनिट छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी है तो यूनिट छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर छोटी है तो यूनिट बड़ी होगी। ये चीज हमारे पास आ जाती है। बार बार मैं एक ही चीज पे फोकस कर रहा हूं, पहली है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी क्या है, यूनिट। पहला क्वेश्चन आया, सर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? अरे न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक वैल्यू है, एक हमारे पास एक टर्म है, वो कुछ भी हो सकती है। साथ में क्वेश्चन आया व्हाट इज दिस, तो ये यूनिट है। क्वेश्चन आया यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर आया है, दिस इज यूनिट। हमें यहां पर यूनिट की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाया है उसको फटाफट देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। क्या मैंने बोला, मैंने कहा कि हम लोगों को एक फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करनी है। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए आपने एक नेचुरल फिनोमेना कंसीडर कर लिया। एक पेड़ से एक फ्रूट नीचे गिरा है, अब आपको ये पता लगाना है जब ये फ्रूट नीचे गिरा तो फ्रूट ने टाइम कितना लिया, ये हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये हो गया, और फ्रूट का खुद का मास कितना है ये हमने कैलकुलेट किया। अगर मैं आपसे कहूं कि फ्रूट का टाइम 5 सेकंड है, फ्रूट ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 10 मीटर है और फ्रूट का मास 5 किलोग्राम है। अगर मैं उनमें से तीनों में से किसी एक को पहले ले लूं, मान लीजिए मैंने यहां पर कहा ये मेरी फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये यूनिट है। फिजिकल क्वांटिटी यहां पर लेंथ है, डिस्टेंस भी तो लेंथ ही होता है, इसलिए हमने लेंथ लिखी। लेंथ इज इक्वल टू
यहां पर 20 मीटर है, 20 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर उसकी यूनिट है। उसके बाद थोड़ा सा उसको और छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, 2000 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद और छोटी यूनिट में कन्वर्ट किया, 20,000 मिलीमीटर हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। आप यहां से देख लीजिए, यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यूनिट थोड़ी छोटी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बड़ी हुई, यूनिट बहुत छोटी हुई न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है। यू कैन से दैट फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। यू कैन आल्सो से दैट न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो यूनिट की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट कम होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है तो यूनिट ज्यादा होती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर आ जाता है। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं, इससे अगले कॉन्सेप्ट पे आए। हमने बात की है यहां पर यूनिट की। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू वी मीन बाय द यूनिट? यूनिट किसे कहते हैं? सुनिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो सिंपली बोलो तो यूनिट is defined as the standard used to measure a physical quantity। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने जिस स्टैंडर्ड का इस्तेमाल किया है, उस स्टैंडर्ड को हम यूनिट का नाम देते हैं। तो यूनिट इज जस्ट अ स्टैंडर्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आया, यूनिट के टाइप कितने कितने होते हैं? यानी कि अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स पे, तो देखिए जरा यूनिट्स के टाइप हमारे पास कौन से हैं और यूनिट्स के टाइप में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, यूनिट के टाइप की अगर बात करूं तो दिस इज टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के टाइप कौन से हैं? सो आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट्स। देखिए यूनिट्स के टाइप कौन से हैं। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए क्वांटिटीज के टाइप कौन से हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के कौन से टाइप हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। कौन सी? पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज, दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह यूनिट भी दो तरह से होती है। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज में सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनकी स्टेटमेंट में डेफिनेशन में मैंने बोला था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। इसी तरह यूनिट के बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स का टाइप दो तरह का होता है। पहला होता है दिस इज फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स पहला हो गया। दूसरा हुआ डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए डिराइव्ड यूनिट्स की बात करते हैं। पहला हुआ फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा हुआ डिराइव्ड यूनिट्स। अब बात कीजिए ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और डिराइव्ड यूनिट्स क्या है। बिल्कुल जैसी डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज की थी, वैसी ही डेफिनेशन फंडामेंटल यूनिट्स की भी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह फंडामेंटल यूनिट्स भी वो यूनिट्स होती हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। और फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं, अल्टीमेटली हम उन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स का नाम देते हैं। There are 7 fundamental quantities, so there are 7 fundamental units। 7 fundamental quantity होती हैं, उस हिसाब से उनकी 7 ही यूनिट्स भी होती हैं। देखिए पहली फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है और उसकी यूनिट कौन सी है, इस पर हम आते हैं। देखिए सबसे पहली बात, अगर मास की बात करते हैं तो मास की फंडामेंटल यूनिट जो बनती है दिस इज किलोग्राम। ये हमारे पास किलोग्राम है। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट दिस इज मीटर। अगर हम आगे बढ़ते हैं
उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम की फंडामेंटल यूनिट होती है सेकंड। आगे बढ़िए। इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की फंडामेंटल यूनिट होती है केल्विन। आगे बढ़िए। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है एम्पियर। आगे चलिए। इसके बाद आती है लुमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी यूनिट होती है मोल। अब सुनिए, सबसे पहली बात, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये हमारे पास इनकी यूनिट्स के बारे में बात बनती है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली कि भाई फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास ये वाली बन गई हैं। फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ये जो भी हमारे पास है, ये सारी की सारी ये हमारी फंडामेंटल यूनिट्स है, और ये जो हमारे पास है, ये सारी की सारी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। चलिए, उसके बाद आती है डिराइव्ड यूनिट्स। क्या है? जो हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज थी, उनकी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। देखिए, अब हमारे पास क्या है, जैसे अगर बात की जाए वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। सबसे अच्छी डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो एक लेंथ है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो क्या बन गया? दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज मीटर पर सेकंड। तो हमने इसको इस तरह से लिखा। तो जो मीटर पर सेकंड है ना, वो वेलोसिटी की यूनिट है। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वेलोसिटी की जो ये यूनिट है, ये डिराइव्ड यूनिट है। तो इस तरह से हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारी आ जाती है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो अगले कॉन्सेप्ट पे हमारे पास आता है। अगर हम बात करें तो इन्हीं यूनिट्स को, ये जो यूनिट्स हमारे पास है, ये यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का नाम भी देते हैं। यही हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स भी है। स्टैंडर्ड यूनिट्स, सबसे पहली खास बात जो इनके अंदर है, और वो खास बात स्टैंडर्ड यूनिट्स पे होनी भी चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट्स में इनमें कौन सी खास बात है, वो आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुने। सो हमारा टॉपिक बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है, ये जो इसकी यूनिट है, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर केल्विन। आप जानते हैं टेम्परेचर की यूनिट तो डिग्री सेल्सियस की होती है। आप कहोगे सर मास की यूनिट तो ग्राम भी होती है, सर मास की यूनिट तो मिलीग्राम भी होती है, फिर ये क्यों ली है? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है। इन यूनिट्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये इनको पूरी दुनिया ने माना है। तो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात करें, तो स्टैंडर्ड यूनिट्स पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो साइज होगा, दैट शुड बी सुटेबल। स्टैंडर्ड यूनिट्स का जो साइज होगा, दैट मस्ट बी सुटेबल साइज। स्टैंडर्ड यूनिट्स का साइज सुटेबल साइज होगा, ना तो बहुत बड़ी होंगी
ना बहुत छोटी होगी, उनकी लेंथ ना तो बहुत बड़ी होगी ना बहुत छोटी होगी। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात अगर की जाए तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर किलोग्राम है, देन यू मस्ट नो व्हाट यू मीन बाय 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम क्या है आपको पता हो, 1 मीटर क्या है आपको पता हो, 1 सेकंड क्या हो आपको पता हो। उसको कैलकुलेट करने में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सो पहली बात तो यूनिट्स का साइज सुटेबल हो, मतलब सुटेबल मैंने बता दिया कि साइज ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। जैसे किलोग्राम है, अगर किलोग्राम का वजन कुछ ऐसा हो जाए कि किलोग्राम का वजन आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना हो तो उसको किसी व्हीकल में डाल के ले जाना पड़े, आपको उसको रिक्शा में या उसको ट्रॉली में लाद के कहीं पर ले जाना पड़े 1 किलोग्राम, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसी चीजों को मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर 1 केल्विन हो और 1 केल्विन बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आता हो तो 1 केल्विन टेम्परेचर हमारे लिए एज्यूम करना, उसके ऊपर तक पहुंचना, अप्रोच करना, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। इस तरीके से आपको ये साइज सुटेबल लेना है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। अगर 1 मीटर की रोड आपके पास हो और 1 मीटर की रोड आपको घर पे रखने की जगह ना मिले, इतनी बड़ी हो, उसको छत पे रखना पड़े, तो 1 मीटर का कोई फायदा हमारे पास नहीं है। That's why ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। अब हम इससे आगे चलते हैं। दूसरा हुआ वेल डिफाइंड, आपको पता हो कि भाई ये कौन सी वैल्यू किस काम आएगी, यानी कि इसकी डेफिनेशन आपके लिए प्रॉपर हो। तीसरा, ऐसा ना हो कि ये टाइम के साथ या फिजिकल कंडीशन जैसे बदलती हैं उनके साथ साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, फिजिकल कंडीशंस के साथ, इनके साथ ये कभी चेंज ना हो, ये ऐसी होनी चाहिए। कौन? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। सो क्या लिखोगे? नोट या नो चेंज विद फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशंस के साथ इनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पहली बात आपने देख ली, साइज में सुटेबल हो। दूसरी बात आपने देख ली, वेल डिफाइंड हो। तीसरी बात है नो चेंज विद फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशंस में कोई चेंज, इनकी फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ इनमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, पूरी दुनिया इनको माने। ऐसा ना हो कि कुछ कंट्रीज तो इनको मान रही हैं और कुछ कंट्रीज इनको नहीं मान रही हैं, ये चीज ठीक नहीं बनेगी। सो क्या होगा? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। दिस इज नेक्स्ट। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती हैं। अब हम इससे भी आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब ये तो ठीक है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ये ठीक है, ये हमारी डिराइव्ड यूनिट्स है। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास और भी हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नेम एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब हमारे पास बनता है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या पढ़ेंगे और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं उसके बारे में हम डिटेल में यहां पर अब डिस्कस करेंगे। समझिए क्या है? दिस इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सुनिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास यहां पर है। पहला क्वेश्चन आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक कॉम्बिनेशन है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सारी की सारी फंडामेंटल यूनिट्स और सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट्स जिसके अंदर रखी जाती हैं, ऐसे सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। तो क्या कहोगे? सिस्टम ऑफ यूनिट्स मींस ए कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का जो कलेक्शन बनता है उसे हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास कौन सी यूनिट्स हमारे पास बनती हैं उसे हम जरा एक बार पढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने कौन सा यूनिट का कौन सा सिस्टम लिया था, हम उस सिस्टम पर पहले आते हैं। देखिए
पहला सिस्टम जो हमारे पास सबसे ज्यादा चला है उस सिस्टम की हम बात करते हैं। पहला सिस्टम है, दिस इज CGS सिस्टम। दिस सिस्टम इज ऑल्सो नेम्ड बाय गॉसियन सिस्टम। इसे हम गॉसियन सिस्टम का नाम देते हैं, इसे हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा हमारे पास आया था, दैट वाज FPS सिस्टम। अब ये FPS सिस्टम है, इसको भी सुनो। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। तीसरा सिस्टम हमारे पास आया है MKS सिस्टम। ये फ्रांस कंट्री के अंदर यूज होने वाला सिस्टम है, ये भी फ्रांस कंट्री के अंदर यूज होता था। इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, या इसका एक नाम और भी है MKSA सिस्टम। तो MKSA सिस्टम भी इसका नाम है। देखिए, CGS सिस्टम या गॉसियन सिस्टम या फ्रेंच सिस्टम, इसको भी फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, इसको भी फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, बट इसका फेमस नाम गॉसियन सिस्टम है। इसमें जो लेंथ होती है, दैट शुड बी, लेंथ जो है वो हम उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर से। जो मास होता है उसको मेजर करते हैं इसके अंदर ग्राम से, और जो टाइम होता है उसको मेजर करते हैं सेकंड से। एक बात। दूसरी बात, यहां पर आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें FPS सिस्टम, इसमें लेंथ को मेजर करते हैं, F मतलब फुट, इसमें लेंथ को मेजर करते हैं फुट से। दूसरी बात, उसके बाद इसके अंदर मास को मेजर करते हैं पाउंड से। तीसरी बात, इसको टाइम में इसके अंदर मेजरमेंट होती है सेकंड से। आगे चलिए, फिर आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं मीटर से, उसके बाद मास को मेजर करते हैं किलोग्राम से, उसके बाद टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से। ये रहा। अब क्वेश्चन आया, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने सारी यूनिट्स ले ली थी जो हम पढ़ सकते थे, सारी फंडामेंटल यूनिट्स भी इसमें थी और डिराइव्ड यूनिट्स भी हमने इसके अंदर ले ली थी। अब हम इससे आगे जब सिस्टम की बात कर रहे थे तो CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, ये सिस्टम हमने पढ़े। ये पढ़े कहां जाते हैं? ये पढ़े जाते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वहां पर ये सेवरस के अंदर है, जो पेरिस के पास है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सेवरस नियर पेरिस, और ये जगह फ्रांस में है। तो वहां पर इंटरनेशनल ब्यूरो के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, और इनके लिए काम किया जाता है। वहां पर हमें जो लोकल सिस्टम एडॉप्ट किए जा सकते थे, या आउट ऑफ कंट्रीज जो सिस्टम थे, उन्होंने अपनी उस कॉन्फ्रेंस में इन सभी को मंगाया, और सभी को मंगा के उन्होंने लास्ट में ये 3 सिस्टम ऐसे थे जिन 3 सिस्टम को उन्होंने पढ़ने के लिए सोचा था। पहला सिस्टम CGS सिस्टम, इसमें लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। इस सिस्टम को उन्होंने पहले शुरुआत में रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इस सिस्टम में यूज होने वाली जो ये क्वांटिटीज हैं, ये बहुत बहुत छोटी हैं। जैसे लेंथ सेंटीमीटर में है। अब आप सोच के देखिए, आपके स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है? बहुत छोटा है। अगर इसको वो स्टैंडर्ड मान लेते तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। अगर आपको एक रोड की पैमाइश करनी होती जिसको आप सेंटीमीटर के हिसाब से करते, तो आप सोच के देखिए वो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता, और वो कितना डिफिकल्ट होता, और वो साइज कितना छोटा है। इसी तरीके से 1 ग्राम बहुत छोटा होता है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ठीक है, ये बहुत छोटे सिस्टम थे, बहुत छोटी वैल्यूज थी, इसलिए इसको हमने स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बनाया है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा आया, दिस इज FPS सिस्टम, दिस इज ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर गड़बड़ क्या थी? इस सिस्टम के अंदर गड़बड़ ये थी कि इसके अंदर मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स जो आते हैं वो फ्रैक्शंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं एक, इसके अंदर जब इस सिस्टम को कंपेयर किया गया
तो इसके अंदर एक खास बात है, 1 फुट जो होता है यानी कि 1 फुट जो होता है उसको अगर मीटर के साथ और सेंटीमीटर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर। एक बात। दूसरी बात और क्या है, यहां पर अगर और देखा जाए तो 1 फुट इज ऑल्सो रिटन एज 0 पॉइंट यानी कि 0.3048 मीटर, ये रहा। अब इस फुट का कंपैरिजन सेंटीमीटर के साथ भी यहां पर डेसिमल प्लेसेस के साथ, यानी कि ये टर्म भी हमारे पास प्रॉपर पूरी टर्म नहीं है, ये टर्म भी हमारे पास पूरी टर्म नहीं है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो 1 पाउंड जो है वो 1 पाउंड हमारे पास वैल्यू बनती है, दिस इज 453.6 ग्राम, ये हमारे पास आया है। आगे बढ़िए, इसको अगर चाहे तो किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 0.4536 किलोग्राम, ये हमारे पास है। तो 1 पाउंड इस ग्राम और इस किलोग्राम के साथ ऐसे रिलेशन में है, यानी कि इसके अंदर जो टर्म आएगी वो प्रॉपर टर्म नहीं है। तो हमने इस सिस्टम को भी पेंडिंग रख दिया था, इस सिस्टम को भी हमने पेंडिंग रखा। दैट मींस पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, इसके अंदर लिमिटेशन क्या है, इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर टर्म्स बहुत छोटी हैं, दैट्स व्हाई इसको हमने स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं बनाया। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी, इसका जब कंपैरिजन करते थे तो वहां पर मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो आ रहे हैं वो डेसिमल और पूरी प्रॉपर वैल्यू नहीं लेकर आ रहे, इसको भी हमने पेंडिंग रखा। जब हमने इसको पढ़ा तो पता चला इसमें लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है, टाइम इसमें सेकंड में है। इस सिस्टम को हमने एडॉप्ट किया और फिर एक बात का और पता चला, वो ये था कि जो ये एमके सिस्टम और जो ये सीजीएस सिस्टम है ये भी आपस में दोनों इंटर रिलेटेड है। वो कैसे है उसको देखिए, मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं, इसका काम खत्म है। अब आप इन दोनों सिस्टम्स को देखिए क्या है। जब हमने रिसर्च की पता चला, जब पढ़ा इसको और इसमें कुछ आप अपने आप कुछ चेंजेस करके, और उन्होंने एक लास्ट में जो फाइनल रिजल्ट दिया वो ये था कि जो 1 मीटर होता है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम जो होता है दिस इज 1000 ग्राम, यानी कि 10 टू पावर 3 ग्राम। अब आप एक बात समझिए, 1 मीटर ये ऐसे ही सिस्टम, सॉरी ये एमके सिस्टम है, और 1 मीटर जो है वो 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर है, और सेंटीमीटर जो है वो सीजीएस सिस्टम है। देन इसका मतलब जो एमकेएस सिस्टम है, दिस एमके सिस्टम इज related with CGS system by just this number and this is easy to remember। इसको याद करना आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये सभी आपस में एक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम से जुड़े हैं, यानी कि 10 की किसी पावर से जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह 1 किलोग्राम 10 टू पावर 3 ग्राम हो गया, इसका मतलब ये भी आपस में जुड़े हुए हैं 10 की पावर से। That's why these both are interconnected to each other। इसीलिए जब हम इन सिस्टम्स की बात करते हैं, इनको हमने पढ़ा, पता चला कि ये सिस्टम आपस में इंटररिलेटेड है, पता चला ये सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन सिस्टम्स को पढ़ा गया और इन सिस्टम्स को पढ़ने के लिए एक जगह पे इनके बारे में साइंटिस्ट आपस में बात करते हैं, आपस में इसके ऊपर यूं कह लीजिए डिस्कशन किया जाता है। वो जगह थी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, और वो एक कॉन्फ्रेंस हुई, हर साल वहां पर कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन इसके लिए जब कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1960 में। 1960 में फ्रांस के अंदर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम देखिए क्या है। दिस इज इन 1960, ठीक, फ्रांस के अंदर सेवरस शहर में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। वहां पर उस जो यूं कह लीजिए जो वहां पर वो कॉन्फ्रेंस की जगह है, यानी कि जो रिसर्च का उनका जगह है, उसको जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स बोलते हैं,
अब आप देखिए वहां पर जो सिस्टम बना था, वहां पर उन्होंने जो ब्यूरो बनाया, उस ब्यूरो के अंदर उन्होंने नाम दिया, क्या है? दिस इज, इस सिस्टम को हम नाम देते हैं एसआई सिस्टम। सारी की सारी यूनिट्स को उन्होंने एक सिस्टम में डाला और इस सिस्टम को बनाया एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम का अगर इंग्लिश में नाम देखा जाए, दिस इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सॉरी, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। इसको लिखते हैं हम एसआई सिस्टम, बट बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कारण क्या है? क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ये इसकी है, जो मैं अभी लिख रहा हूं वो फ्रेंच लैंग्वेज में है। दिस इज सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। इंटरनेशनल ऐसे लिख के, अब खास बात इसके अंदर क्या है? दिस इज डी यूनिट्स। ये हमारे पास आता है सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो उस हिसाब से एस आई सिस्टम या एसआई यूनिट्स के नाम से हम इनको जानते हैं। यहां पर इसके अंदर जब कॉन्फ्रेंस हुई तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास 7 तो है फंडामेंटल यूनिट्स, या यूं कह लीजिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं। तो 7 वी हैव फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, जो मैं कई बार लिख चुका हूं, पहली मास, दूसरी लेंथ, तीसरी टाइम, थर्ड नेक्स्ट इज टेम्परेचर, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, next is luminous intensity, next is amount of substance, देखिए मास की यूनिट इस सिस्टम के अंदर, हालांकि हम पढ़ चुके, मैंने बता दिया, जब रिसर्च हुई उसके बाद फिर इन्होंने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया, क्या कि मास की जो यूनिट होती है दिस इज किलोग्राम। मास की यूनिट किलोग्राम है, लेंथ की यूनिट मीटर है, उसके बाद टाइम की यूनिट सेकंड है, उसके बाद टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर है, उसके बाद अमाउंट लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये तो है हमारे पास हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कह लीजिए, इनको हम बोल सकते हैं। और दूसरी हमारे पास आती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी कुछ हो गई 7, सप्लीमेंट्री यूनिट्स देयर आर 2। पहली है एंगल, दूसरी है सॉलिड एंगल। एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। दिस इज, वन इज रेडियन एंड सेकंड इज स्टीरेडियन। इनकी अगर हम देखें इनकी एडवांटेज क्या है, तो इनकी एडवांटेज कुछ ऐसी है। ये सिस्टम, इनमें खास बात क्या है? खास बात यह है कि यह सिस्टम हमारा कोरेंट सिस्टम है। अब क्वेश्चन आता है कोरेंट सिस्टम क्या है? कोरेंट सिस्टम में एक खास बात, मैंने इसके अंदर डेफिनेशन लिखी है, मैं डेफिनेशन प्रॉपर आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। मैंने रखा है all derived units can be obtained by multiplying or dividing the certain sets of basic units। मतलब कोरेंट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, इसमें जो ये यूनिट्स हैं
इन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम डिराइव्ड यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नेम एज फंडामेंटल सिस्टम, इज फंडामेंटल यूनिट्स, एंड दीस क्वांटिटीज आर नेम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात यह है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ये स्टैंडर्ड यूनिट से है, इसने पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट कर रखा है। ये मीट्रिक सिस्टम भी है, यानी कि इसकी यूनिट्स सीजीएस सिस्टम के साथ 10 की पावर से रिलेटेड होती है। उसके बाद आगे बढ़िए, मीट्रिक सिस्टम हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, सीजीएस सिस्टम के रिलेशन में हो गया, ये वाली बातें मैंने आपको बता दी है। आपको ये प्रॉपरली ध्यान से पढ़ना है, ये इसका बेसिक है, इसके नोट्स मैं आपको साथ में सेंड कर दूंगा, आपको ये प्रॉपर समझना है। कल से हम इनकी डेफिनेशंस को स्टडी करना शुरू कर देंगे। जब हम पढ़ेंगे 1 किलोग्राम क्या है, 1 मीटर क्या है, 1 सेकंड क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, अपनी पूरी तैयारी करनी है। कल आपको इसके लिए प्रॉपर आपको टाइम मिलेगा। चलिए।